Hello everyone. So today we are going to start our next chapter, that is your trading mechanism. कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में किस किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, क्या ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ ट्रेड मैकेनिज्म. ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज एन ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम विच मैचेस बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स ऑफ इन्वेस्टर्स. कि एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम है जिसमें एक इन्वेस्टर के बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स को मैच किया जाता है. सपोज़ एक इन्वेस्टर है, वो एक बायर है, तो वो कितनी सिक्योरिटीज़ किस प्राइस पर किसकी सिक्योरिटीज़ वो परचेज़ करना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली ही ट्रेड मैकेनिज्म के थ्रू उस सेलर के साथ, जो सेलर उस पर्टिकुलर प्राइस पर उनको वो सिक्योरिटी सेल करने के लिए रेडी है, वो ऑटोमेटिकली उनके ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, आपस में मैच हो जाते हैं. तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रेड मैकेनिज्म. इन्वेस्टर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स विद स्टॉक एक्सचेंजेस. कि एक इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के थ्रू अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को. उसके बाद थ्रू इंटरनेट ट्रेडिंग उनके जो ऑर्डर्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं. देन द सिस्टम ऑटोमेटिकली matches buy and sell orders of a particular security based on price and quantity entered. कि एक बायर और एक सेलर की वो क्या कौन सी सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहता है, कौन सी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं बाइंग और सेलिंग को लेकर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को परचेज या सेल करने के, वो इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू, ट्रेड मैकेनिज्म के थ्रू वो आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, आपस में मैच हो जाते हैं कि किस प्राइस पर और कितनी क्वांटिटी एक इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है या कोई इन्वेस्टर कितना प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज़ को सेल करना चाहता है. वो ऑर्डर्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, आपस में मैच हो जाते हैं. तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म. हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग ट्रेड मैकेनिज्म होता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेड मैकेनिज्म ऑफ BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन दोनों का ट्रेड मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ट्रेड मैकेनिज्म एट BSE. कि BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड मैकेनिज्म किस तरीके से होता है. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज़ BSE में ट्रेड होती हैं. व्हाट आर द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर ट्रेडेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. दो तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं आपकी. वन इज़ योर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ एंड वन इज़ योर परमिटेड सिक्योरिटीज़. लिस्टेड सिक्योरिटीज़, वो अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो सिक्योरिटीज़ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़. वो कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करना चाहती हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करने के बाद उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कहाँ ट्रेड होती है, कहाँ लिस्ट हो जाती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में. तो वो सिक्योरिटीज़ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़. सेकेंड आ गया आपका परमिटेड सिक्योरिटीज़. अब परमिटेड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो जिन सिक्योरिटीज़ को लेकर ऑलरेडी ट्रेडिंग चल रही है. वो सिक्योरिटीज़ अभी BSE में लिस्टेड नहीं हैं. लिस्टेड ना होने के बजाय भी उन सिक्योरिटीज़ को लेकर डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या चल रहा है, उन स्टॉक सिक्योरिटीज़ को लेकर ट्रेडिंग हो रही है. तो उन सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं परमिटेड सिक्योरिटीज़, जो BSE में लिस्टेड नहीं हैं बट स्टिल उन सिक्योरिटीज़ को लेकर दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है. तो उसको हम बोलते हैं परमिटेड सिक्योरिटीज़. तो एक BSE में हम दो तरह की सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं. एक है आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज़, दूसरा है आपका परमिटेड सिक्योरिटीज़. अब दूसरी बात आ गई टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. कि जब ट्रेडिंग होती है तो ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होती है. अब दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है. वन इज़ योर कैश ट्रांजैक्शंस एंड वन इज़ योर फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस.
अब आ गई कि कैश ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं। ये वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिनकी डिलीवरी और पेमेंट्स किसके थ्रू होती है, कंपल्सरी रोलिंग सिस्टम के थ्रू होती है, उनको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। इनकी जो सेटलमेंट होती है वो T+2 बेसिस पर होती है। T+2 बेसिस पर इन ट्रांजेक्शन्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। T+2 का मतलब क्या होता है कि जिस दिन इनकी सेटलमेंट हुई, टी का मतलब होता है ट्रेड डे, जिस ट्रेड डे वाले दिन इन सिक्योरिटीज़ की सेटलमेंट हुई है, इनकी डिलीवरी इन सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र करना और उनसे पेमेंट्स लेना, वो कितने में होती है, ट्रेड डे के 2 दिन के अंदर अंदर इनकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। इसलिए इसको बोलते हैं T+2 बेसिस। कैश ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनकी जो सेटलमेंट है, डिलीवरी और पेमेंट्स है, वो कंपल्सरी रोलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। कंपल्सरी रोलिंग सिस्टम में जितनी भी सिक्योरिटीज़ को लेकर ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की जो सेटलमेंट होती है वो T+2 बेसिस पर होती है। T का मतलब है आपका ट्रेड डे, जिस दिन ट्रेडिंग हुई उसके अगले 2 दिन में पेमेंट्स भी हो जानी चाहिए और सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफ़र भी हो जाने चाहिए, उसको हम बोलते हैं T+2 बेसिस। ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन एक तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में होती है और वो सिक्योरिटीज़ जो BSE में लिस्टेड है, उन सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस में होती है। दूसरा आता है आपका फ्यूचर्स, ऑप्शंस और डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। मुझे लगता है ये नाम पढ़ के अब तक मुझे नहीं समझाना पड़ेगा कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है। एक कंट्रैक्ट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एक प्राइस को लेकर उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिराइव की जाती है, ठीक है, एज पर एज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विद द प्राइस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 1 और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। अब वो एसेट्स कोई भी हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी करेंसीज हो सकती हैं। इनकी जो सेटलमेंट होती है वो एज पर द टर्म्स ऑफ द कंट्रैक्ट होती है कि आपने कंट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है। इनकी जो सेटलमेंट होती है वो एज पर टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट होती है। तो यहाँ से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हमने पहले पढ़ा कि टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, कितनी टाइप की सिक्योरिटीज़ डील होती है। एक होती है आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़, एक होती है आपकी परमिटेड सिक्योरिटीज़। दूसरा हमने किया कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है। एक होती है आपकी कैश ट्रांजैक्शंस, दूसरा होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग टाइमिंग्स। Trading on the Bolt system is conducted from Monday to Friday from 9:15 AM to 3:30 PM। कि जो ट्रेडिंग का टाइम होता है कि किस टाइम पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मंडे टू फ्राइडे कितने दिन के लिए ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे तक के लिए ट्रेडिंग होती है। और क्या टाइम पीरियड होता है ट्रेडिंग का, 9:15 AM to 3:30 PM। नेक्स्ट हम करते हैं कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट, कि जो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस होती है उनकी जो सेटलमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के थ्रू होती है। ऑल द ट्रांजैक्शन इन द ऑल द ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज इन द इक्विटी सेगमेंट्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन BSE आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड ऑन T+2 बेसिस। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि वो सारे सिक्योरिटीज़ जो BSE में लिस्टेड हैं, विच आर लिस्टेड ऑन BSE, उनकी जो सेटलमेंट होती है वो T+2 बेसिस पर उनकी सेटलमेंट होती है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। The settlement calendar is drawn by BSE in advance and put on website। कि पहले से ही एक कैलेंडर तैयार कर लिया जाता है कि किस किस दिन कितने टाइम पे के लिए ट्रेडिंग की जाएगी, वो एक कैलेंडर तैयार कर लिया जाता है और उसको वेबसाइट पे डाल देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स अपने अकॉर्डिंगली वो ट्रेडिंग कर सकें। इट इंडिकेट्स द डेट ऑफ वेरियस सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। Rolling settlement of T+2 basis means that the final settlement of transaction done on T मीन्स कि किस दिन ट्रांजैक्शन होगी, पूरी ट्रेड डे वाले दिन। तो ट्रेड डे को इन्होंने कैपिटल T से डिनोट किया है।
And the exchange of money and securities between buyer and seller takes place on second business day after the trade day. कि ट्रेड जिस दिन आपकी ट्रेडिंग हुई है, ट्रेड डे के अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, पेमेंट्स भी करनी है और सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी भी होनी चाहिए बायर्स और सेलर्स के बीच में विद इन 2 days आफ्टर द ट्रेड डे. तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ कि जो ग्रुप्स हैं इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ आती हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली बीएससी क्या करती है, अपने कैलेंडर तैयार करती है कि इस दिन ए ग्रुप वाली सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होगी, इस दिन बी ग्रुप वालों की ट्रेडिंग होगी, इस दिन जी ग्रुप की, एस ग्रुप की. इस तरीके से वो अपना कैलेंडर तैयार करके वेबसाइट्स पे अपलोड करती है. तो हम पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ में ए ग्रुप में कौन सी सिक्योरिटीज़ आती है, बी में कितनी आती हैं. तो इस तरीके से हम 1 by 1 ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ की स्टडी करेंगे. सबसे पहले ए ग्रुप में आपकी वो सिक्योरिटीज़ आएंगी जो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है, जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ए ग्रुप में आएंगे. और ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बीएससी में क्या है, लिस्टेड हैं. जितनी भी बीएससी में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं और वो लिक्विड स्टॉक्स होती हैं वो आती हैं आपकी ए ग्रुप में. तो ए ग्रुप में उन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ आएंगी जो बहुत हाईली रेटेड कंपनीज़ होती हैं, जैसे रिलायंस हो गया. तो ऐसी कंपनीज़ की जो एमआरएफ हो गया, इन कंपनीज़ की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ आती हैं वो आपकी आती है ए ग्रुप कैटेगरी में, जो बहुत हाई रेटेड कंपनीज़ होती हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. और इन ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ की सेटलमेंट किस बेसिस पे होती है, कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली इनकी सेटलमेंट होती है, मतलब T+2 बेसिस पे. और अब तक ए ग्रुप कैटेगरी में कितनी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ आती हैं, 200 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़. टॉप 200 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्टेड हैं, ए ग्रुप कैटेगरी में. वो सिक्योरिटीज़ जो लिक्विड स्टॉक्स होती हैं, उन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ जो बहुत हाईली रेटेड कंपनीज़ होती हैं और इनकी सेटलमेंट किस बेसिस पे होती है, कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के अकॉर्डिंग होती है. अब तक कितनी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ ए ग्रुप में लिस्टेड हैं, अब तक 200 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ ए ग्रुप में क्या हैं, लिस्टेड हैं. दूसरा आता है आपका बी ग्रुप. बी ग्रुप में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आएंगी जो इन सब ग्रुप में लिस्टेड नहीं हैं. वो सारे सिक्योरिटीज़ किस में लिस्टेड होती हैं, बी ग्रुप में. इसमें जो सिक्योरिटीज़ आती हैं वो बहुत नॉर्मल वैल्यू की होती हैं, बहुत इनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना ए में होता है. ए ग्रुप सिक्योरिटीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. बट बी ग्रुप में वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनका वॉल्यूम बहुत नॉर्मल होता है और इनकी भी सेटलमेंट कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली इनकी सेटलमेंट होती है. ए ग्रुप कैटेगरीज़ को यूज़ करके मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, बट बी ग्रुप कैटेगरीज़ को यूज़ करके मार्केट की कैपिटलाइजेशन नहीं होती. थर्ड आती है आपकी कैटेगरी एफ ग्रुप. एफ डिनोट्स फॉर फिक्स्ड इनकम. एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड इनकम. तो इसमें वो सिक्योरिटीज़ आएंगी जिसमें जो इनकम होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब इसके अंदर वो सिक्योरिटीज़ आएंगी जो आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं और इनकी भी सेटलमेंट किस बेसिस पर होती है, T+2 बेसिस पर इनकी सेटलमेंट होती है. नेक्स्ट आती है आपकी जी ग्रुप. जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. तो इसके अंदर जी कैटेगरी में कौन सी सिक्योरिटीज़ आएंगी, जो किसकी हैं, गवर्नमेंट की हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसके अंदर आएंगी, जी ग्रुप में, और इनकी सेटलमेंट भी किस बेसिस पे होगी, T+2 बेसिस पर. नेक्स्ट कैटेगरी इज योर एस ग्रुप. एस ग्रुप में आपकी स्मॉल, एस इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसके अंदर वो सिक्योरिटीज़ आएंगी जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की सिक्योरिटीज़ किसके अंदर आएंगी, एस ग्रुप कैटेगरी के अंदर आएंगी. और इन कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बीएसई में नहीं लिस्टेड नहीं होती, पर ये जो लिस्टेड होती है वो आरएसई में होती है. आरएसई इज़ योर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज. तो एस ग्रुप में कौन सी कंपनी की सिक्योरिटीज़ आएंगी, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं और इनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कहाँ लिस्टेड होती हैं, आरएसई में, दैट इज़ योर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है.
अब बात आ गई कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका मिनिमम इशू और पेडअप कैपिटल जो होती है वो 3 करोड़ होती है, और उनका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 करोड़, और उनकी जो टर्नओवर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए 5 करोड़। तो ये सारे कैटेगरीज, अगर कोई कंपनी की मिनिमम पेडअप कैपिटल, नेट वर्थ और टर्नओवर इतना है तो वो किस कैटेगरी में आएंगी, एस ग्रुप कैटेगरी में। नेक्स्ट इज योर टी ग्रुप। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड। तो इसमें ये वो सिक्योरिटीज आएंगी जो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पर जिनकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। The trader needs to take delivery for buys and delivery shares for sell on T+2 basis, जिसमें वो सिक्योरिटीज जिनकी बाइंग एंड सेलिंग T+2 बेसिस पर ही होती है, सिर्फ वो सारी सिक्योरिटीज किस में आएंगी, टी ग्रुप कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आपका TS ग्रुप। इसके अंदर एक्चुअल में सिक्योरिटीज़ नहीं आती, बट कुछ एक ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम स्टॉक्स ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्राइब्स। तो इसके अंदर वो स्क्राइब्स आएंगी जो BSE इंडो नेक्स्ट सेगमेंट में लिस्टेड हैं। BSE कहाँ पर लिस्टेड हैं, BSE इंडो नेक्स्ट सेगमेंट। अब मैंने अभी हम पढ़ रहे थे कि एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं। BSE के अलावा BSE ने ही एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रेडिंग के लिए, कुछ एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ को लेकर, जैसे स्क्राइब्स हैं, सर्टिफिकेट्स को लेकर जब ट्रेडिंग की जाती है तो वो डायरेक्टली BSE में नहीं होती, उसके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं BSE इंडो नेक्स्ट सेगमेंट। ये क्या है, एक BSE का ही सेपरेट ट्रेडिंग सेगमेंट है, जहां पर इसमें क्या होती है, स्क्राइब्स को लेकर, जो BSE में स्क्राइब्स लिस्टेड है, स्क्राइब्स होते हैं आपके सर्टिफिकेट्स जिनको लेकर एक इन्वेस्टर शेयर्स ले सकता है। तो उन स्क्राइब्स को लेकर जब ट्रेडिंग होती है तो वो कहाँ पर होती है, BSE इंडो नेक्स्ट सेगमेंट में। और इनको लेकर भी जो ट्रेडिंग होती है वो T+2 बेसिस पर होती है। वो सारे किसके अंदर आएंगे, TS ग्रुप कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका Z ग्रुप। Z ग्रुप को कब बनाया गया था BSE ने, इस ग्रुप को इन जुलाई 1999 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया। इसके अंदर वो सारी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ आएंगी जो एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। वो कंपनीज जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को, जो अब लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके जो BSE में अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराते हैं, तो इस कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती, या फिर वो कंपनीज जो इन्वेस्टर्स की ग्रीवियंसेस को, कंप्लेंट्स को सॉल्व नहीं कर पाती, रिजॉल्व नहीं कर पाती। उन कंपनीज की जो ट्रेडिंग होती है वो किस ग्रुप कैटेगरी के अंडर होती है, Z ग्रुप कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट दैट इज व्हाट, नेक्स्ट आता है आपका D ग्रुप कैटेगरी। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स। अब इसके अंदर वो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ आएंगी जिन्होंने डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स को फॉलो किया है। डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स को फॉलो करके जिन कंपनीज ने अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराया है, उन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, D ग्रुप कैटेगरी के अंडर। लास्ट आता है आपका DT ग्रुप। इसके अंदर द कंपनीज विच आर पुट इन टू ट्रेड सेगमेंट फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग आर प्लेस्ड इन DT ग्रुप। इसके अंदर वो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ आएंगे जिन्होंने डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स को भी फॉलो किया है, उसी के साथ साथ उनकी जो सेटलमेंट होनी है वो T+2 बेसिस पर होनी है। वो सारी सिक्योरिटीज़ किसके अंदर आएंगे, DT ग्रुप के अंदर। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स, T स्टैंड्स फॉर जो क्या फॉलो कर रहे हैं, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट को जो फॉलो कर रहे हैं, जिसकी डिलीवरी और पेमेंट साथों साथ होती है, वो सारे सिक्योरिटीज़ किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, DT ग्रुप कैटेगरी के अंदर। तो ये थी आपकी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ की, ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं, किस किस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, और वो कौन सा ट्रेड मैकेनिज्म फॉलो करती है। नेक्स्ट हम करते हैं BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसको हम बोल्ट भी कहते हैं। अब एक्चुअल में BSE किस तरीके से ट्रेडिंग करती है।
BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1995। सबसे पहले BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग कब इस्टेब्लिश किया गया? इन 1995 में। एंड इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज टू बी सेटअप इन एशिया। कि सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग कब स्टार्ट की गई थी? BSE में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? इन ईयर 1995 में। अब वो कहते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी है सिक्योरिटीज़ में तो उसको ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली ही अपने कंप्यूटर्स के थ्रू ऑनलाइन ही वो क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटीज़ में, डेरिवेटिव्स में, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में वो डायरेक्टली ही ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनको किसी मिडलमैन की, ब्रोकर्स की, सब ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसको बोल्ट भी कहा जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम विच प्रोवाइड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ टू इट्स मेंबर्स। इसमें क्या करते हैं? मेंबर्स डायरेक्टली ही स्क्रीन के थ्रू, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू डायरेक्टली ही ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। Now, the Indian investors can buy and sell securities through their active members spread all over the country. Means Indian investor किसी भी जगह पे हो कंट्री में, वो कहीं पर भी बैठकर अपने कंप्यूटर्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू वो सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकता है? ट्रेडिंग कर सकता है। The electronic orders are matched on price time priority basis through बोल्ट। कि एक इन्वेस्टर कितनी सिक्योरिटीज़ को किस प्राइस पर, किस टाइम पर परचेज करना चाहता है, या फिर कोई इन्वेस्टर किस प्राइस पर अपनी सिक्योरिटीज़ को कब वो सेल करना चाहता है। जो एक इन्वेस्टर्स की बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं वो बोल्ट सिस्टम के थ्रू कॉन्टिन्यूसली वो क्या होते हैं? अपने आप ही वो मैच हो जाते हैं स्क्रीन के थ्रू। इस ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू वो ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं? मैच हो जाते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रॉम 19:15 AM to 3:30 PM वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स आर मैच ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस थ्रू बोल्ट। जो उनके ऑर्डर्स मैच होते हैं वो इस ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू मैच होते हैं। BSE हैज़ लॉन्च न्यू ऑनलाइन ट्रेडिंग। कि उस ऑनलाइन जो पहले BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग बनाई गई थी 1995 में, उसके अंदर कुछ चेंजेस के बाद एक और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया, दैट इज़ बोल्ट प्लस। BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट प्लस कब बनाया गया? इन नवंबर 2013 में बनाया गया। नाउ मोर देन 900 ब्रोकर मेंबर्स विद मोर देन 1 लाख ब्रांचेज आर वर्किंग विद दिस प्लेटफॉर्म। किसके अंदर टोटल कितने ब्रोकर्स काम करें? 900 ब्रोकर्स। और टोटल कितनी ब्रांचेज हैं इनकी? मोर देन 1 लाख ब्रांचेज हैं जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। The new system facilitates exchange of trading messages directly in the form of enhanced trading interface to trading engine without any intermediate component। कि जो नया सिस्टम आया गया, अब इसमें जो मैसेज डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? इन्हांस ट्रेडिंग इंटरफेस के थ्रू मैसेजेस, इन्वेस्टर्स के जो मैसेजेस वो आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। इन्हीं के बेनिफिट्स को और ज़्यादा लिवरेज करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब हम ट्रेडिंग सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं कर सकते बट ग्लोबली भी हम BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट सिस्टम के थ्रू हम ग्लोबली भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। To leverage the benefits globally, access to BSE trading engine has been extended to overseas market participants। कि हम सिर्फ एक विद इन कंट्री इसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही बट हम ग्लोबली भी ट्रेडिंग इसकी इस ट्रेड मैकेनिज्म के थ्रू हम ग्लोबली भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्डर ड्राइवन मार्केट विच फैसिलिटेट्स एफिशिएंट इनपुट ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑटोमेटिक मैचिंग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेड मैकेनिज्म क्या होता है? एक ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम होता है जिसमें एक इन्वेस्टर के बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स डायरेक्टली ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सेलर के साथ क्या हो जाते हैं? मैच हो जाते हैं। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्डर ड्राइवन मार्केट। The member broker enters the order of the client for the purchase and sale of securities through their computers। कि जो member brokers होते हैं, एक इन्वेस्टर क्या परचेज करना चाहता है, कौन सी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है, वो क्या करेगा? अपने कंप्यूटर्स में एंटर करेगा। फिर देयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द बोल्ट प्लस थ्रू VSET। कि उनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? बोल्ट प्लस सिस्टम से वो क्या हैं? कनेक्टेड हैं।
ट्रेडिंग सिस्टम्स असाइन अ यूनिक ऑर्डर नंबर, कि जब एक इन्वेस्टर अपने ऑर्डर्स देता है कि वो इतनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहता है या फिर वो इतनी नंबर सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है, तो जब वो ऑर्डर को एंटर करा है कंप्यूटर्स के थ्रू, उनको क्या दिया जाता है, एक यूनिक ऑर्डर नंबर दिया जाता है और उसके ऊपर एक टाइम मेंशन किया जाता है। When a broker member enters any order and also time is stamped on order entry, किस टाइम पे आपने ऑर्डर किया है उसके ऊपर एक टाइम की स्टैंपिंग भी लगाई जाती है। उसके बाद जब वो ऑर्डर्स मैच हो गए तो उन ऑर्डर्स को प्राइस और टाइम बेसिस के साथ क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। द ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन प्राइस टाइम बेसिस। और जितने भी, अब सपोज करो, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो साथ साथ मैच हो जाएं। जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको एक डिफरेंट बुक में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पर जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को टाइम टू टाइम वो क्या करते रहते हैं, एक सेपरेट बुक में स्टोर करते रहते हैं कि जिस टाइम पर भी इस ऑर्डर का मैच मिलेगा वो उस पेंडिंग बुक में से वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। The orders can be placed with conditions. These may be वो टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंगली, प्राइस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्वांटिटी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट प्लेस पर क्या करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। जैसे आप सपोज करो कि जब आप एक शॉप पर जाते हो कुछ परचेज करने के लिए, सपोज आपने कोई कुर्ती लेनी है, आपने ये ऑर्डर दिया कि मुझे इसी स्टाइल की, इस कलर में वो कुर्ती चाहिए, बट अभी उस शॉप पर उस तरीके की कुर्ती उस स्टाइल में अवेलेबल नहीं है, बट आप शॉपकीपर को बोल आते हो कि जब ऐसा होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो वो क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रख लेता है कि जब ऐसा होगा तो वो आपको वो कुर्ती दे देगा उस कलर में। तो सेम होता है यहाँ पर कि जब एक इन्वेस्टर अपने ऑर्डर्स देता है, ज़रूरी नहीं है कि साथों साथ उसके ऑर्डर्स जो वो चाहता है वो मैच हो जाए। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो उनके ऑर्डर्स को एक पेंडिंग बुक में वो क्या करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं कि जब उनके ऑर्डर्स के साथ वो मैच होंगे वो उनको क्या कर देंगे, उन ऑर्डर्स को क्या किया जाएगा, मैच करके प्लेस कर दिया जाएगा। अब टाइम कंडीशन में क्या होता है कि जब कुछ एक ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी जो सेटलमेंट होती है वो इमीडिएट होती है, डे टू डे ऑर्डर्स होते हैं, वो आते हैं आपके टाइम कंडीशन में। प्राइस कंडीशन में आता है कि जब आपको कोई ऐसे इन्वेस्टर कुछ ऑर्डर दे एक स्पेसिफिक प्राइस को लेकर, वो आता है आपके प्राइस कंडीशन में। क्वांटिटी कंडीशन में आगे कि जब एक बायर और सेलर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टोटल ऑर्डर्स को लेकर, एक क्वांटिटी को लेकर जब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वो सारे ऑर्डर्स आते हैं आपकी क्वांटिटी कंडीशंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं फास्ट रेट OMS। OMS स्टैंड्स फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब फास्ट रेट OMS क्या होता है, अभी किसकी सब्सिडरी है, एक BSE की सब्सिडरी। BSE के अंडर कौन काम करती है और ट्रेडिंग मैकेनिज्म फास्ट रेट OMS ये काम करते हैं। होती क्या है, ये एक टर्मिनल है और एक स्क्रीन बेस्ड इंटरनेट बेस्ड मार्केट असेस है। ये किसने बनाया है, मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। देखो, फास्ट रेट इज़ अ टर्मिनल और स्क्रीन बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड मार्केट असेस सोल्यूशन डेवलप्ड बाय मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बताया। और ये किसकी सब्सिडरी है, BSE की क्या है, ये सब्सिडरी है। अब एक्चुअल में फास्ट रेट OMS होता क्या है, जिसमें एक इन्वेस्टर स्क्रीन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू देखकर अपने ऑर्डर्स वो प्लेस कर सकते हैं कि मार्केट में एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का क्या प्राइस चल रहा है, क्या मार्केट प्राइस है। उन प्राइजेस को देखकर वो क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को वो प्लेस कर सकता है। फास्ट रेट इज़ अ पावरफुल real time trading solution which allows the user to watch market prices and execute orders in multiply exchange and market। कि ये क्या है, रियल टाइम ट्रेडिंग सोल्यूशन है, रियल टाइम ट्रेडिंग सोल्यूशन जिसमें एक यूज़र, एक इन्वेस्टर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइजेस को देखकर कि किस मार्केट में किस सिक्योरिटी का कितना प्राइस है, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में वो अपने ऑर्डर्स उनके अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्राइस स्ट्रीमिंग। रियल मीन्स एक ही टाइम पर जब एक इन्वेस्टर उन प्राइजेस को देख रहा है स्क्रीन पर,
उसी टाइम वो अपने क्या करता है, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम प्राइस स्ट्रीमिंग। It is the only OMS, means order management system, to be empaneled with all the exchanges। जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE हो गया आपका, NSE हो गया, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजेस की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पर होती हैं, इस OMS में दिखती हैं। इस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की सिक्योरिटीज़ शो होती हैं, चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हों, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, कमोडिटीज़ को लेकर हो, करेंसीज को लेकर हो, सारे सिक्योरिटीज़ सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की कहाँ पर दिखती हैं, कौन सी स्क्रीन पर, इस फास्टरेट OMS में दिखती हैं। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद लीडिंग बैंक्स एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कि ये इसमें इसके अंदर और कौन कौन काम करते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े बैंक्स काम करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इससे लिंक्ड होते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं फास्टरेट OMS। ये क्या है, एक स्क्रीन और इंटरनेट बेस्ड मार्केट एसेस है, जिसमें एक इन्वेस्टर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस की, डिफरेंट मार्केट प्लेस पर वो अपनी सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को मैच करके वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, कि उसको कौन सी सिक्योरिटीज़ किस मार्केट से, किस कंपनी की कौन सी सिक्योरिटीज़ किस प्राइस पर परचेज करनी है, वो किसके थ्रू करता है, फास्टरेट OMS के थ्रू, जिसमें सारी स्टॉक एक्सचेंजेस की, चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हो, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हो, कमोडिटीज़ हो, करेंसीज हो, सारी सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्टेड होती है, किसके साथ लिंक्ड होता है, उनका फास्टरेट OMS से उनका लिंक्ड होता है। तो एक इन्वेस्टर को इजी असेस मिल जाता है, एक रियल टाइम प्राइस स्ट्रीमिंग वो कर सकता है, इजी रियल टाइम असेस कर सकता है कि वो जिस टाइम पर प्राइजेस को देख रहा है उसी टाइम पर वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं फास्टरेट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका असेस मोड्स ऑफ फास्टरेट, कि फास्टरेट के थ्रू इन्वेस्टर्स किस किस मोड को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका EXE मोड। ये मोड किसके लिए अवेलेबल है, जो हाई स्पीड ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो आपके आर्बिट्रेगर्स होते हैं। आर्बिट्रेगर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। जो वो प्राइस डिफरेंसेस को यूज़ करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, वो इन्वेस्टर्स, उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेगर्स और इंटरनेट क्लाइंट्स। तो इस मोड को कौन कौन यूज़ करता है, हाई स्पीड ट्रेडर्स, आर्बिट्रेगर्स और इंटरनेट क्लाइंट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली जो ट्रेडिंग करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। वो तीनों हाई स्पीड ट्रेडर्स, आर्बिट्रेगर्स और इंटरनेट क्लाइंट्स वो कौन से मोड को यूज़ करते हैं, EXE मोड को वो यूज़ करते हैं। दूसरा आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका वेब बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें जो ट्रेडिंग होती है वो ब्राउज़र्स के थ्रू होती है। तो जो भी ब्राउज़र्स के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो वेब बेस्ड ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, इस मोड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड ऑन द मूव। थर्ड आता है ट्रेड ऑन द मूव। इसमें यूज़र्स अपने जो ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, उसके बाद वो उनको क्या मिलते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनके मोबाइल्स पे, उनके फ़ोन्स पे लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं, कोड्स मिलती रहती हैं। और इस मोड को यूज़ करके, ट्रेड ऑन द मूव को मोड को यूज़ करके उनकी जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है। तो ये आपके 3 मोड्स जिसको यूज़ करके इन्वेस्टर्स फास्ट ट्रेड OMS के थ्रू वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम टिक साइज़। टिक साइज़ क्या होता है, टिक साइज़ इज़ द मिनिमम डिफरेंस इन रेट्स बिटवीन 2 ट्रेड ऑर्डर्स ऑफ द सेम स्टॉक। कि जब एक ही सिक्योरिटी को लेकर, एक ही स्टॉक को लेकर जब 2 ऑर्डर्स आते हैं, उन ऑर्डर्स के बाद बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स जब आते हैं एक ही सिक्योरिटी को लेकर, तो उन दोनों ऑर्डर्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है, उस मिनिमम डिफरेंस को हम बोलते हैं टिक साइज़। टिक साइज इज़ द मिनिमम डिफरेंस इन रेट्स में मिनिमम डिफरेंस कौन से रेट में, जब 2 ट्रेड ऑर्डर्स आते हैं एक ही सिक्योरिटी को लेकर, बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स जब आते हैं एक ही सिक्योरिटी को लेकर, तो उनके बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होता है, उस मिनिमम डिफरेंस को हम बोलते हैं टिक साइज। इसी मिनिमम डिफरेंस की वजह से, इसी मिनिमम डिफरेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइस मूवमेंट्स को वेरी करते हैं, चेक करते हैं।
द टिक साइज एट BSE वॉज 5 पैसा, कि टिकट साइज BSE में जो मिनिमम टिकट साइज है वो कितना है, 5 पैसा। बट BSE ने क्या किया है, इस टिकट साइज को रिड्यूस किया है। क्यों किया है? ताकि वो एक लिक्विडिटी मेंटेन कर सके। लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपनी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स देंगे तो मनी मूवमेंट होगा, लिक्विडिटी मेंटेन होगी। एंड अनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू पुट ऑर्डर्स, ताकि जितना टिकट साइज कम होगा और उतने इन्वेस्टर्स इनकरेज होंगे और उतने ज़्यादा वो क्या देंगे, अपने ऑर्डर्स देंगे। तो BSE ने क्या किया है, अपने टिकट साइज़ को 5 पैसे से रिड्यूस करके 1 पैसा कर दिया है। किस में, कौन सी यूनिट्स में? वो सिक्योरिटीज़ जो म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर वो सिक्योरिटीज़ जो F ग्रुप कैटेगरी में जो सिक्योरिटीज़ आती हैं, उन सिक्योरिटीज़ को लेकर BSE ने क्या किया है, उन सिक्योरिटीज़ के लिए टिकट साइज़ रिड्यूस कर दिया है 5 पैसे से 1 पैसे के लिए। द टिकट साइज रिमेन सेम फॉर होल मंथ, कि एक बार जो टिकट साइज डिसाइड कर दिया BSE में, वो पूरे मंथ में जो टिकट साइज रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। द क्लोजिंग प्राइस अप टू ₹15 ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे और मंथ। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको टिक साइज क्या होता है। टिक साइज इज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 ट्रेड ऑर्डर्स ऑफ द सेम सिक्योरिटी। बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स में सेम सिक्योरिटीज़ को लेकर जब बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स आते हैं तो उनके बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टिक साइज। नेक्स्ट हम करते हैं बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम। अब बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब हम डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना इज़ योर बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम। BSE has commenced trading in derivative segments from 2000 to enable investors to hedge their risk। कि डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कब स्टार्ट की गई? इन ईयर 2000 में इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। अब BSE का मेन ऑब्जेक्टिव डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करना क्या था? ताकि एक इन्वेस्टर अपने रिस्क को हेज कर सके, अपने रिस्क को कम कर सके, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट्स में बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि एक इन्वेस्टर अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके, अपनी पोजीशन को हेज करके सेव करके ट्रेडिंग कर सके। सबसे पहले जो बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में जो ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ फ्यूचर्स को लेकर होती थी। फ्यूचर्स डेरिवेटिव सेगमेंट्स को लेकर पहले ट्रेडिंग होती थी। बट उसके बाद BSE ने क्या किया, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के साथ साथ इंडेक्स ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ फ्यूचर्स के लिए होती थी, फ्यूचर डेरिवेटिव्स के लिए होती थी। बट BSE ने अब क्या किया, फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब एक्चुअल में बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम नाम से आपको क्लियर होगा, बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर 30 सिक्योरिटीज़ में अपने बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स वो दे सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें एनी इन्वेस्टर कैन बाय और सेल ऑल 30 सिक्योरिटीज़ ऑफ S&P BSE सेंसेक्स इन वन गो। मीन्स वो सारी सिक्योरिटीज़ जो BSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वो एक ही टाइम पर उन 30 सिक्योरिटीज़ में अपने बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स वो दे सकता है। उसको हम बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें उसको वेटेज अपनी कितनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, कितनी सिक्योरिटीज़ को उसने परचेज करना है, उसको खुद वेट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। बट इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उन क्वांटिटीज़ की वेटेज को सेट कर लेता है। द इन्वेस्टर नीड नॉट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ S&P सेंसेक्स लिंक पोर्टफोलियोज एज अ सिस्टम परफॉर्म्स रेस्ट। हाँ, बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम में अगर एक इन्वेस्टर चाहे तो अपनी खुद अपनी एक बास्केट को वो क्रिएट कर सकता है कि उसने कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को उसने परचेज करना है, और ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो उसने डिलीट करनी है, तो वो अपनी खुद की एक बास्केट क्रिएट कर सकता है। If the investor wish, they can create their own basket by deleting certain securities from 30 securities of BSE Sensex। Means वो सारी सिक्योरिटीज़ जो BSE Sensex में लिस्टेड हैं उन सिक्योरिटीज़ को लेकर एक इन्वेस्टर अपनी बास्केट क्रिएट कर सकता है कि उसने कौन सी सिक्योरिटीज़ को परचेज करना है, कौन सी सेल करनी है और कौन सी सिक्योरिटीज़ को उसने डिलीट करना है।
Once the order is placed in the basket entry screen, the orders will remain valid as immediate or till cancel orders. कि एक बार उसने अगर ऑर्डर्स प्लेस कर दिए तो वो वैलिड ऑर्डर्स रहते हैं जब तक एक इन्वेस्टर खुद उन ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर देता. The member who is interested in participating in the system has to indicate the number of S&P BSE Sensex basket to be brought and sold. कि वो एक पर्सन जो इस सिस्टम में एंटर होना चाहता है, जो BSE में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करना चाहता है, तो वो अपने ऑर्डर्स इंडिकेट कर सकता है. The value of one basket can be arrived by multiplying BSE Sensex with ₹50. कि एक बास्केट की वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 50 से, तो उसकी टोटल वैल्यू अराइव होती है. They can also place orders with the minimum value of ₹50,000 for each order. 50,000 तक के ऑर्डर्स हम प्लेस कर सकते हैं. बेसिकली बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम करने का मेन फ़ायदा किसको होता है? आर्बिट्रेगर्स को. आर्बिट्रेगर्स वो पर्सन्स होते हैं जो दो डिफरेंट प्राइस मूवमेंट्स को यूज़ करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना. तो वो इस बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करके वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं. इस प्राइस डिफरेंसेस का एडवांटेज लेकर वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं. तो इस ट्रेडिंग सिस्टम को हम बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम. अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है आपका प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. कि जब एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को प्लेस करता है और उनके ऑर्डर्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है. फर्स्ट है आपका प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर. सबसे पहले एक इन्वेस्टर क्या करेगा? अपने ऑर्डर्स को प्लेस करेगा. अब ऑर्डर्स को किस तरीके से प्लेस करेगा, किस टाइम पर करेगा? अब एक मार्केट, स्टॉक मार्केट कितने टाइम पर ओपन होती है? 9 o'clock वो ओपन होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. जो ट्रेडिंग डेज होती हैं वो ट्रेडिंग कब से कब तक ट्रेडिंग की जाती है? मंडे टू फ्राइडे के बीच में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. और सैटरडे और संडे जो होता है वो आपका ट्रेड हॉलीडे होता है. और एक मार्केट कितने बजे ओपन होती है? 9 o'clock वो ओपन होती है मॉर्निंग में. और एक्चुअल में नॉर्मल ट्रेडिंग टाइमिंग्स क्या होते हैं हमारे? 9:15 to 3:30 PM के बीच में अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो 9:15 to 3:30 के बीच में वो ट्रेडिंग कर सकता है. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग टाइमिंग्स. अब मार्केट ओपन होती है 9 o'clock और नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9:15 पर. तो 9 o'clock और 9:15 के बीच में जो 15 मिनट्स होते हैं, इस 15 मिनट्स को हम बोलते हैं प्री ओपन सेशन. अब यहाँ पर बात आ गई ऑर्डर की. अगर एक इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी है तो वो किस किस के थ्रू ट्रेडिंग करेगा? या तो वो ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहता है, अपने ऑर्डर्स प्लेस करना चाहता है, या वो किसी सब ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर करना चाहता है, या वो खुद ही वो अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के थ्रू वो क्या करना चाहता है? ट्रेडिंग करना चाहता है. तो एक इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर उसको ट्रेडिंग करनी है, उसको एक ब्रोकर को हायर करना है, एक सब ब्रोकर को हायर करना है, या फिर उसको खुद ही ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के थ्रू. इन केस कि अगर एक इन्वेस्टर खुद ही ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट पोर्टल चाहिए. ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स की. अब इन्वेस्टमेंट पोर्टल भी उसको कौन देते हैं? ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स उनको ये इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स अलाउ करते हैं. मींस कि अगर एक इन्वेस्टर ऑनलाइन ही खुद ही अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए भी उसको किसी ब्रोकर की या सब ब्रोकर की ज़रूरत होगी जो उसको वो इन्वेस्टमेंट पोर्टल अलाउ करेंगे. इन्हीं इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के थ्रू ही वो क्या कर पाएंगे? ट्रेडिंग अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर पाएंगे. ठीक है. तो इस पोर्टल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? किसी ब्रोकर को या सब ब्रोकर को कॉल करना पड़ेगा कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट पोर्टल अलाउ कर दो, ताकि मैं ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के थ्रू ही अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकूँ. अब इसके बाद जब उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टल मिल गया तो एक इन्वेस्टर क्या कर पाएगा? लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में अपने ऑर्डर्स को वो प्लेस कर पाएगा. ठीक है. अगर वो क्या कर रहा है? ऑनलाइन उसने ऑर्डर्स प्लेस करे अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के थ्रू, उसने क्या किया है? ऑर्डर प्लेस किया है अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करके, तो वो ऑर्डर्स सीधा स्टॉक एक्सचेंजेस में नहीं जाते हैं. वो ऑर्डर्स पहले किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के पास. फिर ब्रोकर आगे फर्दर वो ऑर्डर्स किसको प्लेस करेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस को वो ऑर्डर्स आगे फर्दर प्लेस किए जाएंगे.
सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी एक इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, किसी एक ब्रोकर या सब ब्रोकर को हायर करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल के लिए भी और ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए भी एक इन्वेस्टर को ब्रोकर और सब ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जिनके साथ वो क्या करता है, एक मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करता है। हर एक इन्वेस्टर को जो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करना चाहता है, अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप के थ्रू भी अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है, तब भी उसको एक ब्रोकर को, सब ब्रोकर को हायर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसको एक मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट को साइन करना ज़रूरी है। एग्रीमेंट साइन करके एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करना, उस फॉर्म को फिल करना ज़रूरी होता है। एक बार उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तब एक क्लाइंट का ऑर्डर फाइनली स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, प्लेस होता है। तो ये था आपका प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले एक इन्वेस्टर क्या करेगा, किसी ब्रोकर, वो सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि वो ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहता है, सब ब्रोकर्स के थ्रू, या फिर वो ऑनलाइन खुद ही वो ट्रेडिंग करना चाहता है। अगर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाह रहा है, फिर भी उसको किसी ब्रोकर और सब ब्रोकर को हायर करना पड़ेगा, ताकि वो उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टल से अलाउ करे, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन अपने ऑर्डर्स को क्या कर पाएगा, प्लेस कर पाएगा। ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए उसको ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, दैट इज़ योर मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट। फिर वो उस जो ऑनलाइन ऑर्डर्स वो प्लेस कर रहा है, वो ब्रोकर के पास जाएंगे पहले, फिर वो ब्रोकर से किसके पास जाएंगे, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। ये तो था आपका प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। अब बात आ गई कि कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। हमारे 4 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर मार्केट ऑर्डर, एक होता है आपका लिमिट ऑर्डर, एक होता है आपका स्टॉप ऑर्डर, एक आता है आपका ऑर्डर मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर कौन सा होता है? मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें एक इन्वेस्टर अपनी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स देता है और उनकी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स को एक बेस्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। जब भी एक इन्वेस्टर मार्केट ऑर्डर्स देता है, उन मार्केट ऑर्डर्स को साथों साथ ही इमीडिएटली हम उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट उनके प्राइजेस फिक्स्ड नहीं होते, क्योंकि जो हमारी मार्केट होती है वो वॉलेटाइल होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो एक इन्वेस्टर जब भी ऑर्डर्स देते हैं तो उनको मार्केट ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? सपोज़ करो अगर एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है, तो उसको जो बेस्ट प्राइस दिया जाएगा वो हमेशा लोएस्ट प्राइस पर उसकी सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा। और इन केस कि अगर एक इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना चाहता है, तो उसके लिए हमेशा जो परचेजिंग प्राइस सेट किया जाएगा वो हाईएस्ट प्राइस सेट किया जाएगा। तो यही बोला जाता है कि जब भी आप ऑर्डर्स देते हो तो मार्केट ऑर्डर्स बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें जो बेस्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है, सेलिंग के केस में लोएस्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है और परचेजिंग के केस में हाईएस्ट प्राइस सेट किया जाता है। वो होता है आपका मार्केट ऑर्डर्स। दूसरा आता है आपका लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, जिसमें एक इन्वेस्टर जब वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है तो वो एक लिमिट मेंशन कर देता है कि अगर मैं परचेज़ करूँगा तो इतनी ही लिमिट तक सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करूँगा, इस लिमिट के प्राइस तक। और अगर वो एक सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है उसके लिए भी वो एक लिमिट सेट कर देता है। When the order is placed mentioning the buying and selling price, then it is called as limit order। कि जब एक इन्वेस्टर एक प्रॉपर एक प्राइस मेंशन कर दिया कि अगर मैं परचेज करूँगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे करूँगा, अगर मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करूँगा तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर करूँगा। तो जब एक स्पेसिफिक प्राइस को सेट कर लिया जाता है और उसके बेसिस पर उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। और इन केस सपोज करो, अब ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस एक इन्वेस्टर ने मेंशन किया है उसी प्राइस पर वो सेल और परचेज़ करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब उसके प्राइजेस मैच होते हैं तभी उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज़ उनको एक पेंडिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी एक वॉलेटाइल मार्केट में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जहाँ पे प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, जहाँ पर फ्लक्चुएशंस होती रहती है। एक आता है आपका स्टॉप ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जिसमें एक इन्वेस्टर एक कंडीशनल लिमिट लगा देता है, एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट तक या अगर इस लिमिट के वो क्रॉस करेगा तो ही वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा। उन ऑर्डर्स को हम बोलते हैं स्टॉप ऑर्डर।
It is the conditional limit order in which a threshold limit is set by the investor. Threshold limit होती है आपकी बाउंड्री. जब एक इन्वेस्टर एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट कर देता है कि अगर इस बाउंड्री तक या अगर हमारी लिमिट इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी तभी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसके ऑर्डर्स को या कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा. उन ऑर्डर्स को हम बोलते हैं स्टॉप ऑर्डर्स. स्टॉप ऑर्डर्स को हम तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक जो कंडीशन एक इन्वेस्टर ने लगाई है वो कंडीशन नहीं पूरी हो सकती, तब तक उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. लास्ट ऑर्डर आता है आपका मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर. The client or investor can also specify the deviations up to which the orders can be executed from the current price. कि एक इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स को तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा. मीन्स वो क्या करता है, एक डेविएशन सेट कर देता है कि इतना करंट प्राइस है, अगर करंट प्राइस से इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, एक डेविएशन सेट कर दी तभी उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. जिसमें एक इन्वेस्टर डेविएशन सेट कर देता है, मूवमेंट सेट कर देता है कि करंट प्राइस से अगर इतना मूव किया तो उसके ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया जाए, अगर इतना डाउन जाएगा तो तभी उसके ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, अदरवाइज प्लेसमेंट नहीं होती. सेकंड मेन पॉइंट आता है, अब यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो गया. दूसरा आ गया आपका मैचिंग ऑफ प्राइजेस. जब एक इन्वेस्टर ने अपने बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया, फिर वो ब्रोकर्स के थ्रू किसके पास चले जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास. तो सिस्टम में अब ट्रेडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्राइजेस को एक इन्वेस्टर को खुद मैच नहीं करना पड़ता, बट वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें एक इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स का प्राइस और जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो आपस में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं. तो उसको हम बोलते हैं मैचिंग ऑफ प्राइस. द सिस्टम मैचेस द बेस्ट प्राइस अवेलेबल ऑन प्राइस टाइम बेसिस. कि जो इन्वेस्टर ने प्राइस सेट किया है, टाइम सेट किया है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या हो जाती है, आपस में मैचिंग हो जाती है. थर्ड पॉइंट कि एक बार जब प्राइजेस मैच हो गए तो ऑर्डर्स की क्या दी जाती है, कंफर्मेशन. दैट इज़ योर थर्ड पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर्स. कि जैसे जैसे उनकी मैचिंग होगी प्राइजेस की, उन ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा. इन केस कि अगर एक इन्वेस्टर ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो एक ब्रोकर के थ्रू दिए हैं, तो वो ब्रोकर क्या करेगा, इन्वेस्टर को एक कंफर्मेशन स्लिप सेंड करेगा कि आपके ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं, उसकी कंफर्मेशन स्लिप सेंड की जाएगी. और इन केस कि अगर एक बायर ने अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के डायरेक्टली ऑनलाइन अगर उसने ऑर्डर्स दिए हैं तो उसको क्या सेंड कर दी जाएगी, उसके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल सेंड कर दी जाएगी कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर्स की. नेक्स्ट आता है आपका कंट्रैक्ट नोट. अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है आपका कंट्रैक्ट नोट. कंट्रैक्ट नोट क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक इन्वेस्टर के लिए, जिसमें जो आपकी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं एक इन्वेस्टर को, जिसमें एक थ्रू ब्रोकर्स वो इशू किए जाते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर ने जो ट्रांजेक्शन की है, जो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है, उन ऑर्डर्स की सारी डिटेल कहाँ लिखी जाती है, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी जाती है. A contract note is an important document for investor transacting in listed securities at a recognized stock exchange. कि वो investors जो listed securities में transactions कर रहे हैं, trading कर रहे हैं, उनके लिए contract note एक बहुत important document होता है, जिसमें वो क्या होता है, एक लीगल रिकॉर्ड की तरह होता है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे की डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन एक रिटन फॉर्म में एक इन्वेस्टर को दी जाती है. मीन्स उसने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, किस प्राइस पर दिए हैं, क्या टैक्स उसके ऊपर लगाया गया, क्या प्राइस था सिक्योरिटीज़ का, कौन सी सिक्योरिटीज़ उसने परचेज़ की हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ उसने सेल की हैं, वो सारी डिटेल्स किस में लिखी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी जाती है. और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन देता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस ये कॉन्ट्रैक्ट नोट देती हैं. किसके थ्रू दिया जाता है, ये थ्रू ब्रोकर्स, वो एक इन्वेस्टर को दिए जाते हैं. कब दिए जाते हैं, जब आपने ऑर्डर्स प्लेस किया है, जब आपकी ट्रेडिंग हुई है, उस ट्रेडिंग के विद इन 24 आवर्स इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू किया जाता है. एक बार एक इन्वेस्टर ने अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर लिया तो उस एग्जीक्यूट करने के बाद उस इन्वेस्टर को एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर दिया जाता है. उस यूनिक ऑर्डर कोड नंबर को कहाँ प्रिंट किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे.
कंट्रैक्ट नोट किस फॉर्म में होता है? फॉर्म ए की फॉर्म में होता है। और इसको कौन प्रिंट करा कर देता है? ब्रोकर्स के थ्रू भेजा जाता है। किसको? एक इन्वेस्टर को। जैसे क्लियर हो गया। कंट्रैक्ट नोट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। किसको दिया जाता है? एक इन्वेस्टर को, जिसने क्या किया है? ट्रेडिंग की है, उसने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, जिसमें उस ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स लिखी जाती है। किसके थ्रू दिया जाता है? वो एक ब्रोकर के थ्रू दिया जाता है। और एक इन्वेस्टर इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को वो अपने टैक्स पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकता है। वो एक वैलिड बिल की तरह होता है और उसको एक टैक्स पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है आपका, किस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ, ठीक है, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर, किस ब्रोकर के थ्रू आपने ऑर्डर्स प्लेस करे हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ आपने परचेज करी हैं, कौन सी सेल करी हैं, कितने ब्रोकरेज फीस आपने पे करी है, आपको क्या परचेज और सेल रेट लगाया गया है, कितना टैक्स आपसे चार्ज किया गया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और सर्विस टैक्स, और उस कंट्रैक्ट नोट पे उस स्टॉक ब्रोकर के क्या होते हैं? सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स किस पर होती है? कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती है। ये रिटन होता है और ये किसको हैंड ओवर किया जाता है? एक इन्वेस्टर को। ब्रोकर्स के थ्रू एक इन्वेस्टर को इसको हैंड ओवर किया जाता है। नेक्स्ट, अब बीएससी ने क्या किया है? एक कंट्रैक्ट इशू के साथ साथ कंट्रैक्ट नोट तो उसने रिटन फॉर्म तो इशू किया ही है। अब अगर एक इन्वेस्टर को ये चेक करना हो कि जो इन्होंने डिटेल्स लिखी है इस कंट्रैक्ट नोट में वो सही लिखी है या नहीं लिखी, तो वो ऑनलाइन इस सारे इन्फॉर्मेशन को वो चेक भी कर सकता है। किसके थ्रू? ट्रेड चेक सिस्टम के थ्रू। बीएससी ने एक सिस्टम बनाया है, ट्रेड चेक सिस्टम, जिसमें एक इन्वेस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है या उसने जो ट्रांजैक्शन करी है वो अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है। किस सिस्टम के थ्रू? ट्रेड चेक सिस्टम के थ्रू। वो ये चेक कर सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो रेट उन्होंने लिखा है, क्या वो सही है या नहीं है। तो वो ऑनलाइन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालकर वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सारी सिस्टम इंफॉर्मेशन को वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है आपका डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट टू ब्रोकर्स। जैसे ही हमने एक इन्वेस्टर्स को शेयर्स सेल करे तो उस टाइम पर जैसे जब एक शेयर्स को सेल किया जाता है, एक ट्रेडिंग की जाती है, तो एक इन्वेस्टर को एक स्लिप देनी होती है ब्रोकर को। उस स्लिप को हम बोलते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। जिस टाइम पे शेयर्स को सेल किया गया है, एक सेलर को एक ब्रोकर को एक स्लिप हैंड ओवर करनी पड़ती है, वो होती है आपकी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। वो क्यों की जाती है? ताकि उस स्लिप के बेसिस पर एक ब्रोकर आगे फर्दर शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे। बायर को जिसने शेयर्स परचेज करे हैं उसको वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाए पे इन डे से पहले। किस दिन से पहले? पे इन डे से पहले उन शेयर्स को उस बायर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कौन ट्रांसफ़र करता है? ब्रोकर। किस स्लिप के बेसिस पर? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के बेसिस पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और बायर भी क्या करता है? पे इन डे से पहले जो शेयर्स उसने परचेज करे हैं उन शेयर्स की वो क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। अब बात आ गई कि पे इन डे कौन सा होता है और पे आउट डे कौन सा होता है। पे इन ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर T+2 डे। पे इन डे इज दैट डे व्हेन द ब्रोकर मेक द पेमेंट और डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज टू द एक्सचेंज। पे इन डे वो डे होता है जब एक ब्रोकर जिसके थ्रू हमने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है वो ब्रोकर एक इन्वेस्टर से पैसा लेके वो आगे किसको ट्रांसफ़र कर देता है? स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो उस डे को हम बोलते हैं पे इन डे। तो एक ब्रोकर तभी पेमेंट करेगा अगर उसको इन्वेस्टर से पेमेंट मिल गई है। तो वो क्या करता है? ब्रोकर क्या करता है? पे इन डे से पहले ही सेलर से और बायर से पेमेंट और डिलीवरीज कर लेता है ताकि वो आगे फर्दर स्टॉक एक्सचेंजेस को पेमेंट्स कर सके। एक आता है का पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स ऑन T+2 डे। पे आउट डे इज दैट डे ऑन विच एक्सचेंज मेक्स द पेमेंट टू द सेलर। कि पे आउट डे वो डे होता है जिस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस सेलर्स को क्या करती हैं? पेमेंट करती हैं और बायर को क्या करती हैं? सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करती हैं। तो जिस दिन सेलर को पेमेंट की जाती है और बायर को सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है उस डे को हम बोलते हैं पे आउट डे और पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स ऑन T+2 डे। तो ये था आपका प्रोसेस
क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स को प्लेस करेगा, फिर उसके प्राइजेस को मैच किया जाएगा। अगर प्राइजेस मैच हो जाते हैं तो ऑर्डर्स कंफर्मेशन होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है एक इन्वेस्टर को, और फिर उसके बाद शेयर्स और पेमेंट्स की क्या होती है, शेयर्स की डिलीवरी होती है और पेमेंट्स होती हैं ब्रोकर्स के थ्रू, पे इन डे में और पे आउट डे में। किसको पेमेंट्स होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। एक आपकी छोटी सी टर्म आती है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग एक टेक्निक है एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की, जिसमें एक सेलर क्या करता है, उन सिक्योरिटीज़ को आगे फर्दर सेल कर देता है जो उसने करंटली अभी ओन नहीं करी हैं। It is a technique in which seller sells those securities which are not currently owned by him। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर फ्यूचर में अगर वो वेट करेगा, जो उसने 2 महीने बाद सिक्योरिटीज़ को लेना है, वो उनको 2 महीने की वेट करने के बजाय प्रेजेंट में ही उनको आगे फर्दर सेल कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में इन सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस कम होने वाले हैं, तो लॉस को हेज करने के लिए, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो प्रेजेंट में ही उन सिक्योरिटीज़ को क्या कर देता है, सेल कर देता है। If the price of securities decline in future, he will earn the profit by squaring that transactions। कि प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, ताकि फ्यूचर में उसको लॉस ना हो, वो प्रेजेंट में ही उन सिक्योरिटीज़ को क्या कर देता है, सेल कर देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उन सिक्योरिटीज़ का प्राइस फ्यूचर में कम ही हो। अगर सपोज करो उन प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज देन ही विल हैव टू बियर द लॉस। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जो एक टेक्निक होती है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की, जिसमें एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को टाइम होने से पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले ही, उसको आगे वो फर्दर सेल करके प्रॉफिट्स अर्न करता है, और इन केस के अगर प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो उसको लॉसेस को भी फेस करना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, कि किस किस तरीके से ट्रेडिंग की सेटलमेंट होती है। अब 3 मेथड्स होते हैं हमारे। एक है आपका कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट, एक आता है आपका शॉर्टेजेस, और तीसरा आता है आपका ऑक्शंस। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। अब जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हों या फिर एफ ग्रुप कैटेगरी की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हों, एफ ग्रुप कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती है, उन सब की सेटलमेंट किस बेसिस पे होती है, T+2 बेसिस पर उन सब सिक्योरिटीज़ की क्या होती है, सेटलमेंट होती है। रोलिंग सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, जिस दिन ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग जो होती है वो पर्टिकुलर डे पर होती है, जिस ग्रुप की, अब सारे ग्रुप्स होते हैं, उन सब सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर डे पर होती है। तो T+2 डे का मतलब क्या है, T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग डे। जिस दिन उस सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हुई और उसकी जो सेटलमेंट होती है वो आगे गिवन बिजनेस डेज में होती है, उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। एक होता है आपकी T+2 बेसिस, जिसमें T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग डे एंड 2 स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट 2 सेटलमेंट बिजनेस डे, जिनकी उनकी जो सेटलमेंट होती है वो नेक्स्ट 2 बिजनेस डेज में होती है। ठीक है, तो कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट में आगे हम फर्दर हमारे कैटेगरीज आती है। एक आती है T स्टैंड फॉर ट्रेडिंग डे, एक आती है आपकी T+1। कुछ एक डाटा होता है जो 6A कैटेगरी के अंदर आता है और 7A कैटेगरी के अंदर आता है। उन सब इंफॉर्मेशन की कन्फर्मेशन कौन करता है, कस्टोडियन करता है। अब यहाँ पे है टाइम पीरियड, किस टाइम पर कौन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होता है ट्रेडिंग का। तो T+1 में क्या होता है, इसमें कुछ डाटा होता है 6A और 7A के अंदर। उस डाटा की कंफर्मेशन कौन करता है, कस्टोडियन। कितने बजे तक, बाय 1 PM। दूसरा आता है आपका T+2, जिसमें हम क्या करते हैं, पे इन डेज जिसको बोलते हैं, और हम पे आउट डे जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो फंड्स की जो पेमेंट होती है। पे इन डे मैंने अभी आपको बताया था, पे इन डे वो डे होता है जब एक ब्रोकर पेमेंट करता है सिक्योरिटीज़ की स्टॉक एक्सचेंज को, उसको हम बोलते हैं पे इन डे। एक होता है आपका पे आउट डे, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस फर्दर आगे पेमेंट करते हैं। पेमेंट होती है सिक्योरिटीज़ की, और फंड्स की जो पेमेंट की जाती है वो बायर और सेलर को की जाती है। जब स्टॉक एक्सचेंजेस पेमेंट करता है सिक्योरिटीज़ की तो उसको हम बोलते हैं पे आउट डे। तो पे इन डे की सेटलमेंट
पे इन डे की, पे इन फंड्स और सिक्योरिटीज़ की जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है बाय 11 AM। वहीं पर पे आउट ऑफ फंड्स की जो सेटलमेंट की जाती है वो 1:30 PM तक की जाती है। और जितने भी आपके मेंबर्स ब्रोकर्स होते हैं उनको क्या सबमिट कराना पड़ता है, पे इन ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ बाय 10:40 AM टू बैंक्स एंड डिपॉजिटर्स। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते हैं उन सब ब्रोकर्स को, उन मेंबर ब्रोकर्स को पे इन फंड्स को सबमिट, वो पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स से लेते हैं फंड्स को, सिक्योरिटीज़ को, फिर आगे वो ब्रोकर्स फर्दर किसको सबमिट कराते हैं, बैंक्स को और डिपॉजिटरीज को। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टिल 10:40 AM उनको वो सारे फंड्स और सिक्योरिटीज़ को सबमिट कराना पड़ता है। तो ये सब सेटलमेंट किस में होती है, T+2 में। अब T+3 में किन की सेटलमेंट होती है, इनमें सेटलमेंट होती है ऑक्शन को लेकर। ऑक्शन, पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, जब हम सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन करते हैं, उसकी बिडिंग की जाती है, वो सेटलमेंट्स किसके अंडर आते हैं, T+3 रोलिंग सेटलमेंट के अंदर। T+3 में हम क्या करते हैं, फंड्स की और सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन जब की जाती है, ऑक्शन, पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, और कितनी टाइम पीरियड में इनकी ऑक्शन की जाती है, 9:30 AM एंड 10:15 AM रिस्पेक्टिवली। तो ये थे आपके कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के अंदर फर्दर कैटेगरीज थी। एक थी आपकी T, एक थी T+1, एक थी T+2, एक थी T+3। दूसरा हम पॉइंट करते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड का, दैट इज़ योर शॉर्टेजेस। अब शॉर्टेजेस में क्या होता है, जब क्लियरिंग हाउसेस सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी करती है तो कई बार वो कुछ शॉर्टेजेस निकालती है जिनकी एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती, या वो अपनी डिलीवरी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते। तो कई बार क्या होता है, क्लियरिंग हाउसेस क्या करते हैं, कुछ एक शॉर्टेजेस निकालते हैं डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ की, जिसमें कई बार उनकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती उन सिक्योरिटीज़ की, या फिर उन सिक्योरिटीज़ की जो ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा नहीं किया जाता। वो सारी सिक्योरिटीज़ किसके अंदर आ जाती है, शॉर्टेजेस के अंदर। तो जो आपके मेंबर ब्रोकर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, अब कैटेगरी ए सिक्योरिटीज़ होती है, कैटेगरी बी सिक्योरिटीज़ होती है, कैटेगरी T, Z, F, जितनी भी कैटेगरीज होती है सिक्योरिटीज़ जिनकी सेटलमेंट T+2 बेसिस पर होती है, उन सब कैटेगरीज़ की हम क्या निकालते हैं, एक मेंबर ब्रोकर क्या निकालता है, उनकी शॉर्टेजेस निकालता है। डिफरेंट ग्रुप्स की, वेरियस ग्रुप में क्या निकालता है, वो स्टेटमेंट ऑफ शॉर्टेजेस निकालता है। फिर मेंबर ब्रोकर क्या करेगा, उनको वेरीफाई करेगा कि इस कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ की शॉर्टेज है, उनको वेरीफाई किया जाएगा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी रिपोर्ट किसको की जाती है, क्लियरिंग हाउसेस को उनकी रिपोर्ट की जाती है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उन शॉर्टेजेस की जो सिक्योरिटीज़ डिलीवर नहीं हुई हैं या जिनको डिलीवर एक्चुअल में नहीं किया गया, ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया गया, उन डिलीवरीज, उन शॉर्टेजेस की क्या होती है, फिर आगे फर्दर ऑक्शन होती है। दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले क्लियरिंग हाउसेस का मेन काम क्या होता है, मेंबर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ की, डिफरेंट ग्रुप्स की सिक्योरिटीज़ की वो शॉर्टेज निकालता है कि ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिनकी डिलीवरी नहीं हुई, या ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिसमें हम डिलीवरी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाए। तो उन शॉर्टेजेस को पहले वो वेरीफाई करता है मेंबर। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको क्लियरिंग हाउसेस को रिपोर्ट किया जाता है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, फिर फर्दर उन शॉर्टेजेस की क्या की जाती है, ऑक्शन की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑक्शन का। ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में हम क्या करते हैं, एक ऑक्शन टेंडर नोटिस इशू किया जाता है मेंबर्स को, जिसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ कितनी क्वांटिटी में, किस डेट पर, किस टाइम पर उनका ऑक्शन किया जाएगा, वो सारे डिटेल्स किसको दी जाती है, ऑक्शन टेंडर नोटिस के थ्रू डिफरेंट ब्रोकर मेंबर्स को वो दी जाती है। ऑक्शन में क्या करते हैं क्लियरिंग हाउसेस, एक ऑक्शन टेंडर नोटिस तैयार किया जाता है। ऑक्शन टेंडर नोटिस में वो बताते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन की जाएगी, कितनी क्वांटिटी उसकी रखी जाएगी, किस टाइम पर किस सिक्योरिटी की ऑक्शन की जाएगी और किस डेट पर किस सिक्योरिटी की ऑक्शन की जाएगी,
वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, ऑक्शन टेंडर नोटिस में, और वो किसको दी जाती है, मेंबर ब्रोकर्स को। नॉर्मली जो ऑक्शन की जाती है, ऑक्शन करने का जो टाइम होता है वो होता है 2 PM to 2:45 PM ऑन T+2 डे। जिस दिन ट्रेडिंग सेटलमेंट होती है उस दिन 2 से 2 to 2:45 के बीच में क्या की जाती है, ऑक्शन की जाती है। ठीक है, सारी सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन होती है, जिसमें शॉर्टेजेस निकले उन सारी सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन की जाती है एक्सेप्ट वन ग्रुप, दैट इज़ योर जेड ग्रुप। सिर्फ जो जेड ग्रुप कैटेगरी की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनकी ऑक्शन नहीं होती है। उन सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, क्लोज आउट कर दिया जाता है, उनको डायरेक्टली उनकी शॉर्टेज, उनकी ऑक्शंस नहीं होती। जेड ग्रुप कैटेगरीज में कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती, जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती, वो सारी सिक्योरिटीज़ किसके अंडर आती है, जेड ग्रुप कैटेगरी के अंडर आती है। तो ऑक्शन किसकी होती है, सारे ग्रुप्स की होती है, सारे ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन होती है एक्सेप्ट जेड ग्रुप कैटेगरी, जिनको डायरेक्टली क्लोज कर दिया जाता है। इस ग्रुप कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन नहीं होती, इनको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और वो मेंबर जो ऑक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी रिपोर्ट किसको की जाती है, मेंबर को, ताकि वो सेम नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ को, डिलीवरी ऑर्डर्स को डाउनलोड कर ले सेम डे पर, ताकि हम उन सिक्योरिटीज़ की क्या कर सके, डिलीवरी कर सके, उन शेयर्स की हम क्या कर सके, डिलीवरी कर सके पे इन डे में। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्शन होती है वो कितने दिन में होती है, अभी मैंने आपको बताया था जब हम रोलिंग सेटलमेंट कर रहे थे, जब हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे इसमें हमने कैटेगरीज बताई थी। तो ऑक्शन होती है T+3 में, जिस दिन ट्रेडिंग हुई उसके बाद उसकी जो सेटलमेंट होती है वो नेक्स्ट 3 बिजनेस डेज में होती है। तो ऑक्शन की सेटलमेंट का टाइम क्या होता है, T+3, T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग डे, और उनकी सेटलमेंट किस में होती है, नेक्स्ट 3 बिजनेस डेज में। तो द मेंबर हुज ऑफर वॉज एक्सेप्टेड, जिस इन्वेस्टर के जिस मेंबर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके डिलीवरी ऑर्डर्स को क्या करते हैं, सेम डे पर डाउनलोड कर लेते हैं। दे हैव टू डिलीवर द शेयर्स ऑन द ऑक्शन पे इन डे। फिर उन शेयर्स की डिलीवरी किस दिन होती है, T+3, मतलब तीसरे दिन उनकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। उस दिन फंड्स और सिक्योरिटीज़ की क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो ये था आपका सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। 3 मेथड्स से इनकी सेटलमेंट होते हैं ट्रेडिंग की। एक होती है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट, उसके बाद कुछ एक शॉर्टेजेस फाइंड आउट की जाती है, और थर्ड में हम उन शॉर्टेजेस की क्या करते हैं, ऑक्शन। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट एजेंसी। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ BSE। सेटलमेंट एजेंसी कौन सी है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये किसकी सब्सिडरी है, किसके अंडर काम करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में BSE के अंडर ये काम करती है। इसको कब स्टार्ट किया गया, कब इनकॉर्पोरेट किया गया, इन ईयर 2007। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या क्या काम ये करते हैं, क्लियरिंग, सेटलमेंट, कोलेटरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ BSE, सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। इट सेटल्स ट्रेड ऑफ ऑल द सेगमेंट, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है कैटेगरीज की, उनकी सेटलमेंट किसके थ्रू होती है, इस सेटलमेंट एजेंसी के थ्रू होती है। इसके अंडर कौन कौन काम करते हैं, इट हैज़ इम्पैनल्ड 20 बैंक्स एज क्लियरिंग बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द BSE प्लेटफॉर्म। की सेटलमेंट एजेंसी के अंदर टोटल कितने क्लियरिंग बैंक्स हैं, इस सेटलमेंट एजेंसी के अंदर टोटल 20 बैंक्स हैं जो क्लियरिंग बैंक्स की तरह काम करते हैं। यही 20 बैंक्स प्रॉपर सारा काम करते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड होता है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, उनकी सेटलमेंट करना, वो किसके थ्रू होती है, इन 20 क्लियरिंग बैंक्स के थ्रू होती है। ICCL has subscribed a unique insurance plan for $60 million to protect ICCL against counterparty defaults। क्या कोई डिफ़ॉल्ट है तो उसके लिए उन्होंने क्या करवा रखा है, कि इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, कितने का, 60 मिलियन का। तो ये है आपकी सेटलमेंट एजेंसी। नेक्स्ट हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स दैट BSE की BSE ने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स ले रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका बेस मिनिमम कैपिटल, जिसको हम BMC भी कहते हैं। अब BSE क्या करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब BSE को क्या करना पड़ता है, अपने पास एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और वो मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, 10 लाख।
कम से कम 10 लाख उनके पास एक एज अ मिनिमम कैपिटल हमेशा उनके पास मेंटेन रहनी चाहिए। इस 8 लाख में से जो उनके पास फिक्स डिपॉजिट और बैंक गारंटीज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 37.5%। और जो बैलेंस है, जितना बैलेंस बच गया 100% में से, वो बैलेंस वो किस फॉर्म में रखते हैं अपने पास? शेयर्स की फॉर्म में, एलिजिबल शेयर्स की फॉर्म में वो अपने पास मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखते हैं। तो बीएससी को क्या करना है अपने पास? एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखनी है। कितनी? 10 लाख। दूसरा पॉइंट आता है आपका एडिशनल कैपिटल। मिनिमम कैपिटल के साथ साथ बीएससी को अपने पास एडिशनल कैपिटल भी मेंटेन करके रखनी है। अब कुछ एक क्राइटेरिया सेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली उनको ये सेट होता है कि उनको अपने पास कैश कितना रखना है, बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट्स कितनी रखनी है, बैंक गारंटी कितनी होनी चाहिए, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी होनी चाहिए, और अपने पास उनके पास लिक्विड एसेट्स कितनी होनी चाहिए। तो एडिशनल कैपिटल में एक मिनिमम कैपिटल तो उनको अपने पास रखनी है, उसी के साथ साथ एडिशनल कितनी कैपिटल रखनी है वो एक लिमिट सेट कर दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली बीएससी अपने पास वो एडिशनल कैपिटल मेंटेन करके रखती है। तीसरा आता है आपका मार्जिन्स। Now the BSC has designed a risk management system to manage and contain the risk arising due to transactions done by members in various securities. BSC जो काम करती है वो अपने मेंबर्स के थ्रू करती है। अब मेंबर्स जो सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसकी वजह से कई बार कुछ ट्रांजेक्शन्स में कुछ एक रिस्क होता है, रिस्क कंटेन होता है। तो उन रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन रिस्क को बीएससी अपने पास क्या मेंटेन करके रखती है? अपने पास मार्जिन्स। दिस सिस्टम इज़ द मार्जिन सिस्टम। ये मार्जिन सिस्टम क्यों बनाया गया है? ताकि बीएससी जो ट्रांजेक्शन्स करे वो मेंबर्स के थ्रू उन ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उन रिस्क को हम मैनेज कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। इसलिए एक मार्जिन सिस्टम बनाया गया। इस मार्जिन सिस्टम को कौन बनाता है? मेंबर्स बनाते हैं। मेंबर्स के थ्रू इनको मैनेज किया जाता है। अब इसमें बीएससी क्या करते हैं? डिफरेंट मार्जिन्स बनाती है कि वॉर मार्जिन्स में क्या कौन कौन से मार्जिन्स आएंगे, कौन कौन से लॉसेस कवर होंगे। उसी के साथ साथ एक होता है आपका एक्सट्रीम लॉस मार्जिन्स में, जो बहुत एक्सट्रीम है, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वो सारे मार्जिन्स आएंगे। एक होता है आपका स्पेशल मार्जिन्स, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सर्टेन सिक्योरिटीज़ को लेकर जो चेंजेस होते रहते हैं वो आपके आते हैं स्पेशल मार्जिन्स में। और एक आता है आपका मार्केट टू मार्केट मार्जिन्स। तो ये डिफरेंट मार्जिन्स बीएससी अपने पास मेंटेन करके रखती है ताकि वो जो ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो रिस्क हो रहा है, रिस्क अराइज हो रहा है, उसको वो मैनेज कर सके, उसको वो कंट्रोल कर सके। इसलिए वो मार्जिन्स अपने पास बना कर रखती है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल कुशन रिक्वायरमेंट्स। अब कैपिटल कुशन रिक्वायरमेंट में क्या होता है? सेबी ने बीएससी को ये एडवाइस दी कि आप अपने पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म बना कर रखो, क्योंकि जो बीएससी काम करती है वो अपने मेंबर्स के थ्रू करती है, और वो मेंबर्स जो कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में डील कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए कैपिटल कुशन मेंटेन करना ज़रूरी है। क्यों है? ताकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके। जो भी रिस्क आता है, जो भी रिस्क अराइज होता है कैश ट्रांजेक्शन्स करने में, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करने से जो रिस्क आता है, उन रिस्क को मेंटेन करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए सेबी ने क्या एडवाइस दी बीएससी को कि आप अपने पास क्या मेंटेन करके रखो? कैपिटल कुशंस मेंटेन करके रखो, ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिंग बिजनेस ऑफ ब्रोकर्स। अब बीएससी किसके थ्रू काम करते हैं? ब्रोकर्स के थ्रू। अब उन ब्रोकर्स की जो वो काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स की पोजीशन को बीएससी क्या करते हैं? डेली बेसिस पर उनकी पोजीशन को क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है। अब बीएससी ने बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए हैं। उन पैरामीटर्स के बेसिस पर हर एक ब्रोकर के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उन रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज कौन करता है? चेक कौन करता है? सर्विलेंस डिपार्टमेंट उनकी रिपोर्ट को चेक करती है, ताकि हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेंबर कितनी सेल कर रहा है, कितनी पोजीशन है उसकी। उन मेंबर्स की वर्किंग को चेक किया जाता है डेली बेसिस पर। और कौन चेक करता है? बीएससी डायरेक्टली वो चेक करती है डेली बेसिस पर। और रिपोर्ट्स को किसके थ्रू स्क्रूटिनाइज किया जाता है? सर्विलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। उनके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की गई है पैरामीटर्स के बेसिस पर, उनकी रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज सर्विलेंस डिपार्टमेंट उनकी रिपोर्ट को क्या करती है? स्क्रूटिनाइज करती है, चेक करती है। लास्ट पॉइंट आता है आपका बोर्ड डीएक्टिवेशन। अब इन केस कि अगर कोई मेंबर
पेमेंट्स नहीं करता या फिर सेटलमेंट्स वो नहीं कर पा रहा है या उसके वर्किंग में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है, तो बीएससी किसी भी टाइम चाहे तो उस मेंबर के बोल्ट कनेक्शन को डीएक्टिवेट कर सकती है। अब जितने भी उसके ब्रोकर मेंबर्स होते हैं वो भी ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, बोल्ट के थ्रू वो सारे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई ब्रोकर मेंबर ढंग से काम नहीं करता है या वो प्रॉपर सेटलमेंट्स नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट्स नहीं कर रहा, मार्जिन्स को अपने पास मेंटेन नहीं कर रहा, तो उनके कनेक्शन को, उनके बोल्ट कनेक्शन को बीएससी किसी भी टाइम चाहे तो उसको डीएक्टिवेट कर सकती है। तो ये था आपका बीएससी का ट्रेड मैकेनिज्म। जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे ट्रेड मैकेनिज्म ऑफ एनएसई।